नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जो है आधुनिक भारत से संबंधित जो है जिसे मॉडर्न इंडिया कहा जाता है, इससे संबंधित कुछ जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर लेके आए हैं, जो आने वाली परीक्षा जो भी आगामी परीक्षाएँ आने वाली हैं, उसके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए ये जो जितने प्रश्न हैं, ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है? तो एक एमसीक्यूज़ के फॉर्म में हम ये लेके आएँगे, जिसमें आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और आप ज़्यादा प्रयास करिएगा, जिस प्रश्न का उत्तर आता हो आप खुद देने का प्रयास करिएगा। फिलहाल इसका उत्तर तो हम ज़रूर बताएँगे, ठीक है? और ये जो प्रश्न होंगे, इसे जो है ऐसे उत्तर बता के नहीं हम चल देंगे, हाँ, ठीक है? इसके बारे में हम अच्छे से व्याख्या भी आपको बताएँगे, जिससे क्या होगा कि आपकी एक तो नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी उस प्रश्न को लेके और साथ में आपके 4-5 फैक्ट और मिल जाएँगे, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो इस वजह से वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर हमारा जो है अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी तरीके की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों? तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। देखिए, हमारा प्रश्न है 1857 के विद्रोह का प्रथम सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है मेरठ, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है झांसी, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए मेरठ। मेरठ से जो है यह 1857 का जो विद्रोह शुरू हुआ था वह मेरठ से शुरू हुआ था, ठीक है? और सैनिकों के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था। अब हम इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। देखिए 1857 की क्रांति जो है, इसकी शुरुआत जो है 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुई थी। तो ये मतलब इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुई। उसके बाद जो है 11 मई को, ठीक है, 11 मई को ये लोग जो है दिल्ली प्रस्थान कर जाते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं, जहाँ पे बहादुर शाह जफर को, ठीक है, अपना नेता जो है वह नेतृत्वकर्ता घोषित करते हैं। इस विद्रोह की जो मतलब शुरुआत हुई थी, ये जो विद्रोह हुआ था, यह गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय में शुरू हुआ था। अब देखिए यहाँ जो 1858 से 1862 का समय दिया गया है, तो अब इसे समझ लीजिए। देखिए 1856 से लेके 1857 तक, ठीक है, 1857 तक जो है ये लॉर्ड कैनिंग जो है ये गवर्नर जनरल रहता है। लेकिन इस क्रांति की जब समाप्ति होती है उसके बाद जो है कुछ परिवर्तन किए जाते हैं, जिसमें गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाता है और वायसराय का पद उस समय दिया जाने लगता है, क्योंकि जो कंपनी का शासन था वह सीधे जो है महारानी के हाथ में चला जाता है। तो इस वजह से गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद नया सृजित किया जाता है। तो सबसे पहला जो वायसराय होगा वह भी जो है लॉर्ड कैनिंग घोषित किया गया है, ठीक। तो सबसे पहले जो वायसराय बना था वह लॉर्ड कैनिंग था, जो कि अब महारानी के अधीन ये पूरी कंपनी आ गई थी। अब देखते हैं इसका तात्कालिक कारण क्या था। देखिए सबसे पहले इसके तात्कालिक कारण को देखने से पहले देख लेते हैं मंगल पांडे के बारे में। देखिए मंगल पांडे, ठीक, 29 मार्च 1857 इन्होंने जो है बैरकपुर छावनी में, जो कि 24 नेटिव इन्फेंट्री के जो है सैनिक थे, इन्होंने जो है मतलब अपने जो कमांडर को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इसके लिए उन्हें जो है 8 अप्रैल को जो है फांसी की सज़ा दी गई। अब मंगल पांडे जी ने गोली मारी क्यों? अब इसके तात्कालिक कारण को देखते हैं। यही कारण होता है सैनिकों के विद्रोह करने का, सबसे बड़ा कारण जो सैनिकों के विद्रोह करने का यही है। देखिए लॉर्ड कैनिंग के काल में सैनिकों को एक ऐसे कारतूस का प्रयोग करना पड़ा जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी थी, ठीक है? उसमें जो है गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए जो गाय की चर्बी है वो हिंदू धर्म के लिए मतलब एक अधार्मिक चीज़ है, और जो सूअर की चर्बी है वह मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए एक अधार्मिक चीज़ है, ठीक। तो इस वजह से हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों की जो है धार्मिक भावनाओं को इससे ठेस पहुंची। तो इस वजह से हिंदू मुस्लिम दोनों सैनिक मिलकर साथ में विद्रोह करते हैं, क्योंकि अंग्रेज जहां तक था एक तरीके से धार्मिक जो है हस्तक्षेप भारत में आके कर रहे थे, ठीक। अब देखिए ये जो चर्बी लगी होती थी, ये कारतूस देख रहे हैं, इस कारतूस में लगी रहती थी। ये कारतूस के ऊपर जो ये कवर होता था, ये खोल, यही जो है गाय और सूअर की चर्बी से इसे ढका जाता था, और इसे खोलने के लिए मुंह से उसे काटना पड़ता था, और मुंह से काटने में, ठीक है, मुंह से काटने में ये मुंह के अंदर जाता था, तो इस वजह से लोग बहुत अधिक उस पर नाराज हुए, और इसके अंदर बारूद इसके अंदर भरी रहती थी, उसके बाद इसे बारूद को अंदर डाला जाता था, ठीक। तो ये जो था विद्रोह का एकदम तात्कालिक कारण था, जो कहिए एकदम प्रेजेंट कारण। अब देखिए इसके राजनीतिक कारण भी थे, क्योंकि अब गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी का प्रयोग अगर कारतूस में होगा तो इससे जो है रानी लक्ष्मीबाई को क्या दिक्कत होगी, बहादुर शाह जफर को क्या दिक्कत होगी, ठीक है, नाना साहब को क्या दिक्कत होगी। तो उनका एक राजनीतिक कारण था। देखिए राजनीतिक कारण पहला था डलहौजी की हड़प नीति। डलहौजी की हड़प नीति जो थी उसमें, इस नीति में यह कहा गया था कि जिन राजाओं के जो पुत्र गोद लिए होंगे या फिर जिनके पुत्र नहीं होंगे, उनके राज्य को अंग्रेजी शासन अपने राज्य में मिला लेगा। तो अब उसमें हुआ क्या, जो झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई थी, उनका जो पुत्र था, ठीक, उनका अपना पुत्र नहीं था, वो गोद लिया हुआ पुत्र था, और उनके जो पति थे वो एक्सपायर कर जाते हैं। तो इस वजह से अंग्रेज़ों ने जो
रानी लक्ष्मीबाई का शासन है, पूरा राज्य अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया, जिससे उन्हें जो है बहुत अधिक गुस्सा आया और वह इस विद्रोह में अंग्रेजों के विरोध में चली गई। यही हाल हुआ था आपके जो है नाना साहब के साथ। नाना साहब की जो है पेंशन को कम कर दिया गया था, इसी आधार पे पेंशन को उनको बंद कर दिया गया था। और 1835 में बहादुर शाह जफर के साथ अंग्रेजों द्वारा बहुत अपमानित किया गया बहादुर शाह जफर को। एक तरीके से एक समय था जब वो पूरे भारत का शासक होता था, ठीक है। आप उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, उसकी पेंशन को कम कर रहे हैं, तो इस वजह से वो भी जो है नाराज़ थे। अब देखिए भारतीय नौकरियों में भी भेदभाव किया जाता था। जैसे जो भारत के लोग नौकरी करते थे, चाहे जितना उनके अंदर योग्यता हो, उन्हें बड़ी पोस्ट पे जाने नहीं देते थे, बस सैनिक की पोस्ट पर रखते थे। कमांडर-वमांडर नहीं बनने देते थे, मतलब ऊँचे ओहदे पे नहीं जाने देते थे। तो ये एक हो गया राजनीतिक कारण। अब हम देखते हैं 1857 के इस विद्रोह में प्रमुख नेता कौन थे और किस जगह से संबंधित थे? क्योंकि ये प्रश्न जो आते हैं ना, तो सीधे मिलान करने के लिए आते हैं। एक तरफ व्यक्ति का नाम दे देगा, एक तरफ शहर का नाम दे देगा। आपको मिलान करना रहेगा कि कौन व्यक्ति किस शहर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहा था। तो देखिए, ये जो बहादुर शाह थे, यह दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे। नाना साहब कानपुर से कर रहे थे। बेगम हजरत महल लखनऊ से कर रही थीं। लियाकत अली इलाहाबाद से कर रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से कर रही थी। कुंवर सिंह जगदीशपुर, यह बिहार का एक ज़िला है, वहाँ से कर रहे थे। खान बहादुर खान बरेली से। मौलवी अहमदुल्लाह फैज़ाबाद से। राव तुलाराम ये हरियाणा से कर रहे थे और कदम सिंह यह मेरठ से। अब इन नेताओं को आप देख लीजिएगा, जो व्यक्ति हैं, इनकी जगह भी देख लीजिएगा कहाँ से ये लोग अपना नेतृत्व कर रहे थे 1857 के विद्रोह का। अब जो है 1857 का जो विद्रोह विफल हुआ था, उसके कारण को देख लेते हैं, किस कारण से यह विफल हुआ था। बहादुर शाह बुजुर्ग और कमज़ोर नेतृत्व। देखिए बहादुर शाह जो है उस समय लगभग जो है 70 साल के हो गए थे और इनके अंदर जो है नेतृत्व की बहुत कमी थी और ख़ासकर इन्होंने पूरा नेतृत्व किया भी नहीं था। जो सैनिक नेतृत्व किया था, इनके जो सिपह सलार थे बख्त खां, उनके द्वारा किया गया था। तो एक कारण ये है। दूसरा कारण है समाज के सभी वर्गों का सहयोग न मिलना। देखिए इस विद्रोह को जो है 1857 का जो विद्रोह था, उससे जो है भारत के जो शिक्षित समाज थे, ठीक, जो पढ़े लिखे समाज थे, जो मध्यम वर्गीय समाज था, उनका कोई सपोर्ट नहीं था। और कई राजवंश तो ऐसे थे जो अंग्रेज़ों के साथ हो लिए थे। जैसे सिंधिया-विंधिया, ये लोग अंग्रेज़ों के साथ हो लिए थे, ये लोग विद्रोह में भाग ही नहीं लिए थे। शिक्षित वर्ग क्यों साथ था? शिक्षित वर्ग इस वजह से साथ था, शिक्षित वर्ग ये मानता था कि जैसे कि अंग्रेज़ जो आए हैं, वो हिंदू की कुरीतियों को, हिंदू के अंदर जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं, उन्हें समाप्त कर देंगे। जो कि कुछ हिसाब से अगर देखा जाए तो सही भी था। जैसे कि पहले ये सती प्रथा था, उसका अंत किया गया। बाल विवाह था, उसे अंग्रेज़ों ने खत्म किया। विधवा पुनर्विवाह कराया। तो ये सारी चीज़ें जो है अंग्रेज़ कर रहे थे, हिंदू धर्म में एक तरीके से सुधार कर रहे थे, ठीक है। तो इस वजह से शिक्षित वर्ग जो है उन्हें सपोर्ट अपना दिया, कि मतलब उसमें विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया। तीसरा कारण है सैनिक दुर्बलता, धन का अभाव, अस्त्र-शस्त्र की कमी। देखिए सैनिक दुर्बलता, जो सैनिक थे आज तक वो बस लड़ाई ही कर पाए हैं, कोई नीति निर्माण नहीं कर पाए थे, कोई प्लानिंग नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। कि किस हिसाब से इस विद्रोह को आगे बढ़ाया जाएगा और क्या उद्देश्य होगा, ठीक है। वो अपने लिए लड़ रहे थे, सबका उद्देश्य अलग-अलग था, ठीक। अब देखिए इसमें जो नेता थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, वो किसी न किसी तरीके से उनके पास धन उनका छीना गया था, उनका राज्य छीना गया था, इसी वजह से नाराज़ थे। तो उनके पास धन का भी अभाव था और सैनिकों के पास इतना उनकी सैलरी नहीं थी कि वो जो है अस्त्र-शस्त्र खरीदने भर का पैसा इतना जुटा पाते। जितना अस्त्र-शस्त्र वो लोग लूट पाए थे, वही उनका था, बाकी वो अलग से परचेज़ नहीं कर पाए थे, ठीक है। जिसका सबसे बड़ा कारण था धन का अभाव। अब चौथा कारण है अंग्रेज़ों का कुशल होना, जो इनकी कमी थी। अंग्रेज़ों को देखिए, उनमें कुशल अधिकारी थे, जो कि बड़े-बड़े अधिकारी, बड़े-बड़े नेता, जो कि इसको जो है मार्गदर्शन दे रहे थे कि किस हिसाब से युद्ध को लड़ा जाएगा, किस हिसाब से इस विद्रोह को शांत किया जाएगा, ठीक है। और उनके पास अस्त्र-शस्त्र की भी जो है कमी नहीं थी। अब पाँचवां था विद्रोह का समय, विद्रोह के समय के पूर्व प्रारंभ नीति की कमी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये विद्रोह प्रारंभ हुआ, ठीक है, पहले इसे 13 मई को जो है प्रारंभ करने का रखा गया था कि 13 मई को यह विद्रोह शुरू होगा, लेकिन क्या होता है 10 मई को ही यह विद्रोह प्रारंभ हो जाता है, ठीक। और विद्रोह प्रारंभ करने से पहले किसी भी नीति का जो है पहले से निर्माण नहीं किया गया था कि किस तरीके से जो है इस विद्रोह को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए विद्रोह तो सफल नहीं हुआ, लेकिन इसके कुछ प्रभावी परिणाम सामने आए। जैसे 1858 के अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया। अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है मतलब भारत का जो शासन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी, अब सीधे जो है भारत का शासन महारानी के हाथ में चला गया, ठीक है। महारानी जो इंग्लैंड की महारानी थी, अब वो सीधे जो है भारत में शासन करती है। महारानी का शासन शुरू हुआ, गवर्नर जनरल पद समाप्त हुए, भारत राज्य सचिव का पद बनाया गया। एक पद बनाया गया भारत सचिव, भारत राज्य सचिव का पद बनाया गया। भारतीयों में स्वतंत्रता भावना जागृत हुई। देखिए इस विद्रोह से कई भारतीयों के अंदर जो है, मतलब जनता तो इसमें भाग ली थी, तो कई लोगों के अंदर ये हुआ कि हाँ अब हम लड़ सकते हैं। अपनी गलतियों को उन्होंने देखा, क्या क्या गलती थी, उन गलतियों को सुधार के मतलब एक स्वतंत्र होने की भावना यहाँ से
छोटी सी ही पनपी, लेकिन पनपी जरूर। वही आगे आके जो है स्वतंत्रता संग्राम में तब्दील हो गई। इसी वजह से कहा जाता है यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, 1857। अब वायसराय जो है बनाया गया, ठीक है, गवर्नर जनरल का जो पद समाप्त कर दिया गया था, उसकी जगह पे वायसराय का पद बनाया गया। क्रांति का प्रतीक देखिए इसमें कमल और रोटी, ठीक है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक। तो ये था इसका परिणाम, इस क्रांति का क्या परिणाम हुआ, असफल तो हुआ, लेकिन इसका जो है परिणाम भी कुछ निकल के सामने आया। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1883, ऑप्शन बी है 1885, ऑप्शन सी है 1887, ऑप्शन डी है 1890। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1885। 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई है। अब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं, जो हमारी नॉलेज को और बढ़ाएगा। और इसमें से 3-4 क्वेश्चन इसमें खुद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित 4-5 प्रश्न इसमें खुद बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए, कांग्रेस की सबसे पहले स्थापना देख लेते हैं। इसकी स्थापना जो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। अब कैसे हुई थी इसकी स्थापना? देखिए, सितंबर 1884 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंडयार सम्मेलन में एक देशव्यापी संगठन की बात की गई, ठीक है। इसके तहत इंडियन नेशनल यूनियन का जो है नामक एक संगठन अस्तित्व में आया। सबसे पहले जो है इंडियन नेशनल यूनियन को बनाया गया, ठीक। अब ये जो कांग्रेस की स्थापना है, इसी इंडियन नेशनल यूनियन को बाद में कांग्रेस कर दिया गया। अब ये जो स्थापना करते हैं, ये जो है एक अंग्रेजी अधिकारी थे जो सेवानिवृत्त हो चुके थे, A.O. ह्यू, ठीक है। इन्होंने जो है यह कांग्रेस की स्थापना की। और यह जो कांग्रेस का शब्द ये लिया गया है, यह उत्तरी अमेरिका से लिया गया है, कांग्रेस का शब्द। अब कांग्रेस की स्थापना के समय जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, वह लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन जो है इस समय मतलब वायसराय थे कांग्रेस की स्थापना के समय। अब ये कांग्रेस का अधिवेशन देख लीजिए, जो प्रथम 3 अधिवेशन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत प्रश्न पूछते हैं। देखिए, पहला अधिवेशन जो है 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ, जब इसकी स्थापना हुई। इसका स्थान गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय है, ठीक है। इस विद्यालय का नाम याद रखिएगा, पहला है तो पूछता है। अब इसकी अध्यक्षता जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। अब दूसरा अधिवेशन जो होता है वो 1886 को कलकत्ता में होता है। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की जाती है। तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में किया जाता है और इसकी अध्यक्षता जो है बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की जाती है। अब इसकी कुछ और मुख्य जानकारी देख लेते हैं। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम दल एवं गरम दल तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। यह अधिवेशन इस वजह से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग की थी। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। इसी में देखिए नरम दल और गरम दल दोनों अलग हो गए थे। फिर बाद में जो है 1916 में जो है जाके एक हो जाते हैं लखनऊ अधिवेशन में। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, इसका जो कलकत्ता अधिवेशन होता है वह 1911 में पहली बार इसमें जनगण मन गाया गया। देखिए 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया और 1896 में वंदे मातरम गाया गया, ठीक। कांग्रेस का स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, प्रथम अधिवेशन जयपुर में हुआ। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद जो है इसका प्रथम अधिवेशन जयपुर राजस्थान में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा की गई। अब इसमें जितने फैक्ट हैं वह आंख मूंद के आप याद कर लीजिएगा, ध्यान में रखिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है बार बार रिपीट किए गए हैं, बार बार कई बार हर परीक्षाओं में लगभग रिपीट कर दिए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है WC बनर्जी, ऑप्शन सी है गोखले, ऑप्शन सी है तिलक। इसके पहले वाले प्रश्न में जो है हमने इसकी व्याख्या बताई थी। कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह WC बनर्जी थे। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? ऑप्शन ए है गांधी जी, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है विपिन चंद्र पाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इस नारे का जो है प्रयोग किया था। अब हम जो है प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा जो कहे गए ऐतिहासिक उद्घोषणा है, वाक्य हैं, उन्हें देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए, पहला देखते हैं सुभाष चंद्र बोस, जिनका उपनाम नेताजी था, ठीक है। इनका उपनाम भी पूछ लिया जाता है, जो कई नेता हैं उनके उपनाम भी पूछे जाते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और एक और नारा था इनका, जय हिंद, ठीक है। भगत सिंह, जिन्हें शहीद आजम के नाम से जाना जाता है, इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का जो है नारा दिया था। महात्मा गांधी, जिन्हें राष्ट्रपिता उपनाम से जाना जाता है, करो या मरो का नारा इनके द्वारा दिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये जो उद्घोषणा की थी, ये वाक्य का प्रयोग इन्होंने एक शायरी है, एक तरीके से कविता के रूप में है, यह राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं और आज़ाद ही रहेंगे। यह चंद्रशेखर आज़ाद जी के वाक्य थे। लाल बहादुर शास्त्री जी के, जय जवान जय किसान। इसमें जो है अटल जी जोड़ते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने जोड़ा था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने सत्यमेव जयते। ये जो है प्रमुख ऐतिहासिक उद्घोष हैं, वाक्य हैं, जिन्हें आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे इससे पहले वाले प्रश्न में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ? ऑप्शन ए है 1903, ऑप्शन बी है 1905, ऑप्शन सी है 1906, ऑप्शन डी है 1908। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1905। बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया। अब बंगाल विभाजन से संबंधित कुछ जो है महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं। देखिए, जो बंगाल का विभाजन हुआ था वह 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। ठीक है, इसका विभाजन जो है एक पश्चिम बंगाल में और दूसरा जो है पूर्वी बंगाल में, इन दो मतलब भागों में इसे बांट दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। अब इसका विभाजन जो है किया गया था, उस समय जो है लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय था। लॉर्ड कर्जन जो है भारत का वायसराय 1899 से लेके 1905 तक की जो है भारत का वायसराय था। अब देखिए पश्चिमी बंगाल में कौन कौन हिस्से आते थे। देखिए पश्चिम बंगाल में जो दार्जिलिंग सहित बिहार और उड़ीसा के हिस्से आते थे। इसकी राजधानी जो बनाया गया उसे कलकत्ता को बनाया गया। इसकी जो जनसंख्या थी 5 करोड़ 40 लाख जनसंख्या थी, जिसमें से 4 करोड़ 20 लाख हिंदू थे और मुस्लिम 90 लाख थे। ठीक है, यहाँ बंगाली भाषा लोग अपनी ही भूमि पर भाषाई अल्पसंख्यक बन गए थे, क्योंकि हिंदी और ओडिया भाषियों की संख्या अधिक हो गई। अब यहाँ देखिए, बंगाल का विभाजन किया गया और बंगाली भाषा बोलने वाले ही अल्पसंख्यक हो गए हैं, क्योंकि इसमें बिहार और उड़ीसा को मिला लिया गया, जिससे जो है बिहार में हिंदी भाषा बोली जाती है और उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है। तो ये लोग जो है बहुसंख्यक हो गए और बंगाल में बंगाली बोलने वाले अल्पसंख्यक हो गए। अब देखते हैं पूर्वी बंगाल का क्षेत्र। पूर्वी बंगाल में जो है पूर्वी बंगाल प्लस असम, इन दो क्षेत्रों को मिलाया गया। इसकी राजधानी जो है ढाका को रखा गया। इसमें जो जनसंख्या थी वह 3 करोड़ 10 लाख थी, जिसमें मुसलमानों की संख्या 1 करोड़ 80 लाख और हिंदुओं की संख्या 1 करोड़ 20 लाख थी। तो देखिए, इसे जो बांटा गया था इसका मेन कारण तो बताया गया था प्रशासनिक सुविधा के लिए, लेकिन प्रशासनिक सुविधा नहीं करना था। अंग्रेज चाहते थे डिवाइड एंड रूल करना चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम को आपस में अलग कर दो, ठीक, और फिर उसके बाद इन पर राज करो। अब देखते हैं मुख्य उद्देश्य। ब्रिटिश सरकार का आधिकारिक तर्क प्रशासनिक सुविधा था। इसके बंटवारे का जो प्रशासनिक तर्क था कि जो प्रशासनिक सुविधा के लिए हम जो इसे बांट रहे हैं। लेकिन प्रमुख कारण क्या थे? भारतीय राष्ट्रवाद को कमजोर करना, वोट डालो और राज करो की नीति का पालन करना। स्वदेशी आंदोलन के कारण 1911 में इस विभाजन को वापस ले लिया गया। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन ए है ढाका, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है अलीगढ़, ऑप्शन डी है कराची। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ढाका। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ढाका में हुई थी। अब अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं। 30 दिसंबर 1906 को ढाका, वर्तमान में बांग्लादेश में इसकी स्थापना की गई। संस्थापक इसके ख्वाजा सलीमुल्लाह, ढाका के नवाब। दूसरे संस्थापक आगा खां, तीसरे जो है वकार उल मुल्क थे। इसका जो प्रथम अध्यक्ष थे वह सर सुल्तान मोहम्मद शाह, जिन्हें आगा खां के नाम से भी जाना जाता था। मुख्य उद्देश्य इसका क्या था? भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, ठीक है, मुसलमानों की जो राजनीतिक अधिकार थे उसकी रक्षा करना, और ब्रिटिश सरकार के प्रति उनकी निष्ठा को बढ़ावा देना। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के प्रति अपनी निष्ठा को बढ़ावा देना, ताकि ब्रिटिश सरकार उनके साथ कुछ हित कर सके, लेकिन ब्रिटिश किसी के साथ हित नहीं कर पाए। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग के प्रमुख नेता थे। ऑप्शन ए है तिलक एवं एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है गांधी एवं नेहरू, ऑप्शन सी है गोखले एवं तिलक, ऑप्शन डी है पटेल एवं नेहरू। तो देखिए, होम रूल लीग के जो प्रमुख नेता थे वह तिलक और एनी बेसेंट, ये दो लोग थे। अब भारतीय होम रूल लीग के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, इसकी स्थापना जो है 1916 में की गई थी। अब 1916 में 2 होम रूल लीग की स्थापना की गई। एक जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने की और एक जो है एनी बेसेंट जी ने की। देखिए जो बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी, ठीक है, उसकी स्थापना अप्रैल 1916 में की थी। इसका स्थान जो था वह बेलगाम, महाराष्ट्र, पुणे, ठीक है, महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय था। और इसके जो क्षेत्र थे, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर कर्नाटक, बरार और मध्य प्रांत। तो इनका जो तिलक जी का होम रूल लीग था वह महाराष्ट्र, कर्नाटक, बरार और मध्य प्रांत में फैला हुआ था। और इन्हीं के द्वारा, तिलक जी के द्वारा कहा गया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, यह इनका प्रसिद्ध नारा है।
अब ये जो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, वह आयरलैंड के तर्ज पे की गई थी। होम रूल लीग इससे पहले आयरलैंड में जो है स्थापित था, तो उसी के तर्ज पे जो एनी बेसेंट इसका जो है विचार रखती हैं। अब जो एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित किया गया, वह सितंबर 1916 में किया गया। इनका अप्रैल में किया गया और इनका जो है सितंबर में किया गया। अब इसका मुख्यालय मद्रास अंडयार के पास था। क्षेत्र, तिलक के कार्य क्षेत्र को छोड़कर शेष पूरा भारत, मतलब तिलक जी के जो है कार्य क्षेत्र को छोड़कर पूरे भारत में जो है एनी बेसेंट जी का जो है होम रूल लीग स्थापित था। अब इसमें सहयोगी कौन कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल और पी रामास्वामी अय्यर, ये 2 लोग जो है इनके सहयोगी थे। इनका प्रचार माध्यम क्या था? दैनिक समाचार इनका था न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। ये 2 जो है समाचार पत्र थे जो एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किए गए, एक न्यू इंडिया और एक कॉमनवेल्थ। इसके माध्यम से जो है होम रूल लीग का प्रचार किया जाता है। अब इस आंदोलन के मुख्य उद्देश्य को देख लेते हैं। स्वशासन की मांग, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए भारतीयों के लिए स्वशासन की मांग, अर्थात ब्रिटिश सरकार से आज़ादी नहीं चाहिए थी। ब्रिटिश राज के अधीन रहते हुए ये लोग स्वशासन की मांग कर रहे थे कि हम अपना शासन स्वयं करें। अगला है जन जागरूकता, राजनीतिक शिक्षा प्रचार के माध्यम से आम जनता को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ना था। राष्ट्रीय एकता, इस आंदोलन से नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच की दूरियों को कम किया गया। इस वजह से जो है 1916 में जो है इन्हें कांग्रेस के अधिवेशन में एक कर पाया गया। अब जो देखिए लीग का इतना अधिक प्रभाव था कि जो 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें जो है एनी बेसेंट को अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता सौंपी गई और यह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी, एनी बेसेंट जी, जिनका जो है मतलब जिन्होंने 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो पहली महिला जो कांग्रेस की अध्यक्षता की वह एनी बेसेंट जी थी, जो 1917 में कलकत्ता के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। नाम परिवर्तन, देखिए 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग का नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया गया था और यह जो नाम परिवर्तित किया गया था यह गांधी जी के द्वारा किया गया था, क्योंकि उस समय उसके अध्यक्ष जो है गांधी जी थे। अगला प्रश्न है गांधी जी भारत कब लौटे? ऑप्शन ए है 1913, ऑप्शन बी है 1915, ऑप्शन सी है 1917, ऑप्शन डी है 1919। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1915। 1915 में जो है गांधी जी भारत वापस आए थे। अब देखिए 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, और इस दिन को जो है उनके वापस आने के उपलक्ष्य में से जो है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 जनवरी को। अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1915, ऑप्शन बी है 1916, ऑप्शन सी है 1917, ऑप्शन डी है 1918। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1917। देखिए चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में किया गया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन के विरुद्ध पहला सत्याग्रह आंदोलन था गांधी जी का। यह आंदोलन बिहार के चंपारण में हुआ था। किसान दमनकारी 3 कठिया प्रथा से पीड़ित थे, जिसके द्वारा जो है यह सत्याग्रह चलाया गया था। 3 कठिया का अर्थ है अपने मतलब जिसके तहत उन्हें अपने ज़मीन पर एक हिस्से पर जो है नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। देखिए पहले क्या होता था, पहले किसान का खेत होता था तो उसमें जो है जो ये नील के व्यापारी थे वह 1/4 ज़मीन पर मतलब एक भूभाग पर यह कहते थे कि आप जो है खेती करिए नील की, हाँ, और 3 भाग पे अपनी फसल उगाइए। फिर जो है 3 कठिया पत्थर ले आते हैं जिसपे जो है 3 भाग में भूमि को बांटते हैं और जिसपे कहते हैं कि एक भाग पे नील की खेती करिए। इससे क्या होता है, नील की खेती का उत्पादन ज़्यादा बढ़ाने के लिए किसानों पे दबाव डालते हैं और अच्छी उन्हें लागत भी नहीं देते, तो इस वजह से किसान लोग विद्रोह करते हैं। ठीक है, तो यह सबसे इम्पोर्टेंट है। यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरोध में। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन ए है 1917, ऑप्शन बी है 1918, ऑप्शन सी है 1919, ऑप्शन डी है 1920। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 को हुआ था। अब हम इस प्रश्न की थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यह घटना घटित हुई थी। उस दिन जो है बैसाखी का दिन था। लोग मैदान में जो है बैसाखी का त्यौहार जो है मनाने आते हैं। ये देखिए मैदान है, इसमें लोग बैसाखी का त्यौहार मनाने आते हैं। और ये जो अंग्रेज़ हैं, ठीक, ये अंग्रेज़ इन्हें चारों तरफ से मतलब जिस तरफ से गेट था उस तरफ से घेर के गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं अपने अधिकारी के आदेश पे, और इसमें जो है सबको ख़त्म कर डालते हैं। तो आज के समय में देखिए उसी की जगह जो है भारत सरकार ने जलियांवाले बाग जो हत्याकांड पे एक स्मारक बनाया है इसे याद करने के लिए। ठीक है, देखिए पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास स्थित है जलियांवाला बाग। ठीक, रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून कहा जाता था, इसके विरोध में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया था इसी कानून के तहत। तो लोग क्या था, इसी रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून कहा जाता है, इसके विरोध में जो है लोग बैसाखी के दिन उस जलियांवाले बाग में मतलब इकट्ठा हुए थे और शांतिपूर्ण अपना जो है प्रदर्शन कर रहे थे। कोई जो है
अहिंसा का प्रयोग नहीं कर रहे थे, हिंसा का प्रयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी जो है अंग्रेज़ों ने ये काम कर दिया। देखिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन वो लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में कर रहे थे, ठीक है? तो ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, बहुत ही जो है शर्मनाक कांड था। इसी के बाद जो है गांधी जी अपना अगला आंदोलन शुरू करते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर। धन्यवाद।